स्टोरीज। गरीब की मजबूरी। एक बार की बात है, सीतापुर गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सुलेखा और बेटा सागर थे। रामू एक छोटा सा किसान था और खेती से जो भी पैसे आते उसी से अपना घर खर्च चलाता था। लेकिन उनका बेटा सागर हर वक्त उनके गरीब हालातों को कोसता रहता। रामू और सुलेखा आपस में बात करते हुए, इस साल भी फसल कुछ खास नहीं हुई, बस लिया दिया सा ही काम चल रहा है और खेतों की लागत में अभी कुछ और पैसे लगेंगे। आप पिछली बार के बचे हुए गेहूं को बेचने की कह रहे थे, उसका क्या हुआ? कल जाऊंगा सेठ किरोड़ीमल के पास, अभी तो वही एक है जिनसे थोड़ा बहुत उधार ले सकते हैं। अब अगले ही दिन रामू सेठ से मदद मांगने जाता है। अरे मैं समझ गया कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। वैसे कितना अनाज बिकाऊ है? यही कोई 10 बोरी। ठीक है, एक काम करो, एक बोरी के 200 रुपए ले लो। पर सेठ जी, ये तो बहुत कम दाम है, मंडी में तो इसका दुगना मिल रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, जाओ जाकर वहीं बेच लो। यहाँ पर वही दाम चलता है जो सेठ किरोड़ीमल तय करता है। रामू को पता था कि किरोड़ीमल के इलाके में कितनी पहचान है, वो अनाज बाहर नहीं बेच सकता। अब रामू निराश होकर आसपास के लोगों की तरफ देखने लगा कि शायद कोई आकर उसके साथ खड़ा होगा और बोलेगा कि ये सब गलत है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया और रामू को मजबूरन ये अनाज कम दामों में देना पड़ा। रामू घर वापस आ जाता है और घर आकर सुलेखा को सारी बात बताता है। सेठ किरोड़ीमल सभी के साथ ऐसा ही करता है, यूं ही वो आज इतना अमीर नहीं हुआ है। एक तो ये सब मुश्किल, ऊपर से सागर के नखरे नहीं खत्म होते। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, पता नहीं कब ये इतना बिगड़ गया है। अरे बच्चा है सुलेखा, समझ जाएगा, अभी उसे घर के आर्थिक हालातों की समझ ही कहाँ है। रामू और सुलेखा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सागर आ जाता है और गुस्से में झुंझलाकर बोलता है, मेरे सभी दोस्तों के पास इतने अच्छे अच्छे घर हैं, पता नहीं हमारा नया घर कब बनेगा, या फिर मुझे हमेशा ही इस टूटे फूटे गंदे घर में रहना पड़ेगा। बेटा सागर, ऐसा नहीं बोलते, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है। अगर तुम्हें रहने को छत दी है तो तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए, और फिर घर बनाना कोई इतना आसान काम भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो हम पक्का नया घर बनाएंगे। अरे आप तो बस रहने ही दो, आपकी फसल तो कभी भी अच्छी होती ही नहीं है, हर साल आप यही बात बोलते हो। मैं बड़ा होकर आपकी तरह किसान बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, बल्कि मैं तो सेठ किरोड़ीमल की तरह बहुत बड़ी कोठी बनाऊंगा। मुझे हमेशा के लिए आपके जैसे गरीब नहीं रहना। अगर तुमने आज के बाद अपने पापा से ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर बनाना तुम्हें कोई मैया का खेल लगता है क्या? जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुमसे पूछूंगी। बस नया घर एक ही रट लगा रखी है। चुपचाप से जाओ और जाकर मुंह हाथ धो के खाना खा लो। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रामू को बहुत दुख भी होता है और अपनी लाचारी पर बहुत अफसोस भी कि वो अपने इकलौते बेटे के लिए नया घर नहीं बना पा रहा था। इन सब में रामू की कोई गलती भी नहीं थी। खेतों में होने वाली फसल को बेचकर सालाना खर्च का ही गुजारा हो पाता था। अगले दिन रामू सागर को लेकर अपने खेतों की तरफ जाता है। चलो सागर, बहुत दिन हो गए, आज तुम मेरे साथ खेत में चलो, मैं तुम्हें वहां चलकर दिखाऊंगा कि मेहनत किस चीज को कहते हैं। अब रामू सागर को फावड़ा लेकर खेत में पानी लगाने के लिए पानी का एक रास्ता बनाने को कहता है, जिससे सारे खेत में बराबर पानी लग जाए। लेकिन सागर को समझ नहीं आता कि वो ये कैसे करे। वो बार बार गलत तरीके से रास्ता बना रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद सागर के पसीने छूट गए थे, लेकिन उसकी मेहनत का कोई भी फल नहीं निकला। देखा, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। पानी का रास्ता बनाने के लिए हमेशा 2 लोग चाहिए होते हैं, एक जो लगातार मिट्टी निकालता रहे और दूसरा जो उसे बराबर में लगाता रहे। लेकिन तुमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दोगे भी कैसे? तुम्हें अभी पता ही नहीं है ना कि एकता में कितनी ताकत होती है। इसलिए तुम मेहनत करने के और सीखने की बजाय हमेशा अपने हालातों को कोसते रहते हो। अब धीरे धीरे सागर अपने पापा की बात समझना शुरू करता है और झुंझलाने की बजाय काम में उनका हाथ बटाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद रामू की फसलें सूखने लगती है।
इस बार बारिश के महीने में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। एक दिन जब रामू खेत से वापस आता है। क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। रामू टेंशन में कहता है, दिन पर दिन सारी फसल सूखती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द इसमें पानी देने का इंतजाम करना होगा, वरना पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। सीतापुर गांव में और उसके आसपास के इलाके और दूसरे गांव में दूर दूर तक भी कोई तालाब या पानी का स्रोत नहीं था। बस एक सेठ किरोड़ीमल ही था जिसने अपना खुद का ट्यूबवेल लगवाया हुआ था और वो सभी गांव वालों को पैसे में पानी दिया करता था। गांव में और किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना खुद का ट्यूबवेल लगवा ले, तो सभी फसलों में पानी देने के लिए किरोड़ीमल के भरोसे रहते थे। और तो कोई रास्ता मुझे सूझ नहीं रहा और अभी बारिश के दिन भी चले गए। लगता है मुझे सेठ किरोड़ीमल से बात करके कुछ पानी खरीदना ही पड़ेगा। नहीं, मैं उस झूठे और लालची सेठ के पास आपको फिर से नहीं जाने दूंगी। क्या इस परेशानी का कोई और हल नहीं है? सुलेखा, हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। रामू अब सेठ किरोड़ीमल से पानी खरीदने का मन बना लेता है और अगले ही दिन सेठ किरोड़ीमल के घर पहुंच जाता है। सेठ किरोड़ीमल एक बहुत ही कपटी और लालची आदमी था। जब कभी लोगों के पास उधार लिए हुए पैसों को वापस लौटाने का इंतजाम नहीं हो पाता था, तो वो पैसे के बदले किसानों की जमीन कब्जा लेता था। अगले दिन रामू सेठ किरोड़ीमल के घर के पास। रामू एक पहरेदार से कहते हुए, सुनिए, एक जरूरी काम के सिलसिले में मुझे सेठ किरोड़ीमल से मिलना था। सेठ किरोड़ीमल तो यहाँ पर नहीं है, किसी काम से शहर गए हुए हैं। लेकिन अगर आपको कुछ जरूरी काम है तो आप उनके प्रबंधक कल्लू से बात कर सकते हैं। जी, एक बार उन्हें बुलाकर मिलवा दीजिए। अब जैसे ही पहरेदार अंदर जाकर कल्लू को बताता है कि उससे मिलने गांव से कोई आया है, तो कल्लू झुंझलाकर बोलता है, अरे आप कौन मुंह उठाकर चला आया है? फिर से कुछ न कुछ मांगने आए होंगे। जो भी हो कह दो, साहब यहाँ पर नहीं है, जब आएंगे तब बात करना। हाँ। रामू बाहर खड़ा हुआ यही सब बातें सुन रहा होता है। जब पहरेदार आखिर रामू से वापस जाने को कहता है तो वो बहुत निराश हो जाता है और निराश होकर बोलता है, मुझे पानी की बहुत सख्त जरूरत है, वरना मेरी फसलें खराब हो जाएंगी। आप मेरी कल्लू जी से एक बार बात करा दीजिए। इतनी देर में ही कल्लू बाहर आ जाता है और गुस्से में बोलता है, अरे तुम जैसे किसान यहाँ रोज पानी मांगने आ तो जाते हो, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो बदले में एक फूटी कौड़ी नहीं होती है देने के लिए। तब बस रोने लग जाते हैं कि साहब हमें कुछ समय दे दीजिए पैसा लौटाने के लिए। उससे सिर्फ मेरी सिरदर्दी बढ़ती है। कल्लू रामू से बहुत बदतमीजी से बात करता है और रामू के सामने पानी के बदले अपनी जमीन गिरवी रखने की शर्त रखता है। अब रामू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कोई और रास्ता ना होने के कारण उसे मजबूरी में आकर ये शर्त माननी पड़ती है। रामू मन ही मन सोचता है, कोई बात नहीं, एक बार मेरी फसल अच्छे से उग जाएगी तो मैं इनके पैसे लौटाकर अपनी जमीन छुड़वा लूंगा, लेकिन फिलहाल फसलों में पानी देना बहुत जरूरी है। अब रामू घर जाकर ये सारी बातें अपनी पत्नी सुलेखा को बताता है, तो सुलेखा उसे सांत्वना देती है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों में रामू की फसल पक जाती है, लेकिन वो फसल काट पाता उससे पहले लाला किरोड़ीमल उनकी जमीनों पर पहुंच जाता है और फसलों पर कब्जा कर लेता है, और तो और फसल कटवानी भी शुरू कर देता है। सेठ किरोड़ीमल, आप ये क्या कर रहे हैं? ये फसल तो मेरी है, आप इसे बिना पूछे कैसे कटवा सकते हो? अरे क्यों रामू, अरे क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? कुछ दिनों पहले तुमने ये जमीन मुझे गिरवी रखी थी। हाँ, लेकिन मैं अपनी फसलें बेचकर जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे कैसी फसल? कौन सी फसल है? ये जमीन भी मेरी है और इस पर उगने वाली फसलें भी। और तुम्हें अगर कोई भी सवाल है तो मैं अपने साथ कागजात भी लाया हूँ। हाँ, लेकिन गिरवी रखने से ये जमीन आपकी तो नहीं हो जाती। अच्छा, तुम तो ऐसा ही समझो कि ये जमीन अब मेरी हो गई है। इस पर साफ साफ लिखा था, अगर तुमने 3 महीने के अंदर अंदर मुझे पैसे ना लौटाए तो जमीन मेरी हो जाएगी। हाँ, लेकिन गिरवी रखते समय ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। इस पर सेठ किरोड़ीमल और कल्लू हंसने लगते हैं। गांव के सभी लोग वहां खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। वे लोग रामू को जलील करके वहां से धक्के मारकर निकाल देते हैं। रामू को यकीन नहीं आ रहा था कि सेठ किरोड़ीमल और उसके आदमी कल्लू ने मिलकर उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया।
उनकी जमीन और रोजी रोटी सब एक झटके में उनसे छिन गया था। पापा, ये सब हमारे साथ सेठ किरोड़ीमल ने किया है ना? हाँ बेटा, उसने धोखे से हमारी जमीन और घर दोनों छीन लिया और न जाने कितने गांव वालों के साथ उसने यही सब किया होगा। पापा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे मक्कार इंसान को अच्छा समझता था। मेरे पास एक सुझाव है। कैसा सुझाव बेटा? क्यों ना हम मिलकर नया कुआं खोद लें? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? भला हम दोनों इतना बड़ा कुआं कैसे खोद सकते हैं? मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल होगा पापा, लेकिन सेठ किरोड़ीमल की मनमानी को रोकने का हमारे पास यही एक तरीका है और मैं हूँ आपके साथ। धीरे धीरे लोगों को हमारी बात समझ आएगी और वो भी हमारे साथ लग जाएंगे, लेकिन किसी न किसी को तो इस अन्याय के खिलाफ पहली आवाज उठानी पड़ेगी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रामू और उसके परिवार ने जंगल के पास ही दूसरा कुआं खोदना शुरू किया। उन्हें रोज कुआं खोदने में मशक्कत करते देख गांव वाले हंसकर चले जाते थे। अरे तुम दोनों बाप बेटे कब तक इस मिट्टी को खोदोगे? इस पर सागर जवाब देता है, जब तक आप लोग नहीं समझ जाते कि अगर हम सब मिलकर विरोध करें तो किरोड़ीमल हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता। तुम तो अभी बच्चे हो, हाँ? तुम्हें नहीं पता कि किरोड़ीमल कितना बड़ा आदमी है? जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सबकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। अब रामू गांव वालों को समझाने लगता है कि हमें पानी के लिए किरोड़ीमल पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम गांव में ही एक बड़ा कुआं खोद सकते हैं, जिससे सभी की फसलों में सिंचाई हो जाया करेगी। लेकिन सभी गांव वाले रामू की ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि और तुम्हें पता है कि इस जगह पर पानी है? अब जो भी हो, मैं अब यही कुआं खोद कर रहूंगा। अब किरोड़ीमल का अत्याचार और नहीं सहूंगा, अगर आप लोग मेरी मदद करें या ना करें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारे साथ कोई आए या ना आए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बहुत हो गया उस किरोड़ीमल का अत्याचार। और मैं भी। कल्लू को वहां देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। किरोड़ीमल ने कल्लू के साथ भी वही किया जो बाकी सबके साथ करता आया था। अब एक एक करके गांव वालों का उत्साह बढ़ता है। देखते ही देखते बाकी लोग भी जुड़ने लगते हैं और थोड़े ही दिनों में एक बहुत बड़ा और गहरा कुआं खुदकर तैयार हो जाता है। अब सभी लोग इस बात की खुशी मना रहे थे कि वो पानी की तरफ से संतुष्ट रहेंगे। अब गांव वाले रामू को बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सब हम लोगों की एकजुट मेहनत से हो पाया है, मैं अकेले शायद ये न कर पाता। एक आदमी ये बात जाकर सेठ किरोड़ीमल को बता देता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? गांव वालों ने मिलकर नया कुआं खोद लिया? मुझे जल्द से जल्द ये कुआं तोड़वाकर वापस से भरवाना होगा। नया कुआं खोदने की खबर पर लाला किरोड़ीमल को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पानी बेचकर और पानी के सहारे लोगों की जमीनें गिरवी रखवाकर और हड़प कर ही तो उसका गुजारा चलता था। अगर गांव वालों को पानी का कोई और स्रोत मिल गया तो उसकी नकली अमीरियत धरी की धरी रह जाएगी और कुछ सालों में ही सब खत्म हो जाएगा। सेठ किरोड़ीमल अपने आदमी से कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम एक काम करो, अपने साथ 4-5 आदमी ले जाओ और उस कुएं की मुंडेर को तोड़कर उसे मिट्टी से वापस भर दो। मैं भी देखता हूँ कि ये लोग पानी कहाँ से लाते हैं। अब जैसे ही लाला किरोड़ीमल के आदमी कुएं को भरना शुरू करते हैं, वहां पर बाकी सभी गांव वाले आ जाते हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मुझे पता था कि सेठ किरोड़ीमल जैसा दुष्ट आदमी कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा, इसलिए हम लोग पहले से ही यहाँ मौजूद थे। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और लाला किरोड़ीमल और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। गांव के सब लोग लाला किरोड़ीमल के खिलाफ अपने बयान देते हैं कि कैसे उसने सभी गांव वालों की जमीनें ठगी है। इस पर जांच होने के बाद सभी गांव वालों को उनकी जमीनें वापस कर दी जाती है और लाला किरोड़ीमल को बहुत लंबी सजा हो जाती है। कहानी से सीख तो देखा आप लोगों ने, गरीब की मजबूरी का हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो ही गरीब अपनी सूझबूझ से उस मजबूरी को ताकत में बदल दे तो बड़ी से बड़ी किरोड़ीमल नाम की मुसीबत भी चुटकियों से हल हो सकती है। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।